बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और वाशिंगटन से इंतहाई अहम तरीन खबरों के साथ। आज वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में ज़ोहराने की टेबल पर, खाने की मेज़ पर प्रेसिडेंट ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दरमियान क्या तह पाता है, वो कौन सा खुफिया मुआहिदा तह पाएगा, कौन सी पावर शेयरिंग होगी, कौन सी जंग शुरू होनी है, कौन सी जंग ख़त्म होनी है और पाकिस्तान का उसमें किरदार क्या होगा और पाकिस्तान को क्या मिलेगा और हमारी अस्करी क़यादत उसमें किस तरीके से इन्वॉल्व होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि माजी में अगर हम देखें तो माजी में जितने भी मिलिट्री रूलर्स आए, मिलिट्री डिक्टेटर्स आए और अस्करी क़यादत आई, उन्होंने अमेरिका के साथ जो भी डील की उसके दूररस नतायज और ख़तरनाक नतायज और नुकसानदेह नतायज पाकिस्तान को भुगतना पड़े और पाकिस्तान को फिर ताने भी दिए गए। जब मामला गुजर जाता है तो अब तक की इत्तलाआत यही हैं। तो इस वक्त वाइट हाउस में ज़ोहराना चल रहा है, खाने की मेज़ है और वहाँ पे जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल मौजूद हैं। उनके साथ हैं जनाबे DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रंप हैं और उनके साथ कौन है अभी तक इस बात की कोई इत्तला नहीं है। और मोहसिन नकवी जो कि बहुत ही करीब तरीन तस्वर किए जाते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के, उनके फैमिली मेंबर तस्वर किए जाते हैं और उन्हें पहली दफ़ा जब देखा गया खाना काबा में जब दरवाज़ा खुला तो जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ अगर कोई और शख्सियत मौजूद थी तो वो थे मोहसिन नकवी साहब। लेकिन इस बार चंद दिन पहले मोहसिन नकवी साहब को एक मॉल में देखा गया जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ और उनका ख्याल भी रख रहे थे, लेकिन आज की मुलाकात में मोहसिन नकवी भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ये खालिसतन फौजी क़यादत से मुलाकात है और इसलिए इसकी किसी को हवा भी नहीं लगेगी और आज की मुलाकात की कोई खबर बाहर नहीं आएगी क्योंकि जो अंदर डिस्कशन होगा वो किसी को मालूम नहीं है और ना ही ये बात बाहर आएगी, ना ही प्राइम मिनिस्टर जो कि डिफेक्टो हैं ना वो पूछ सकेंगे, ना ही जो वज़ीर आज़म है हमारे फॉर्म 47 के, न वो पूछ सकेंगे ना कोई और पूछ सकता है। और जितनी ज़रूरत होगी जनरल साहब पाकिस्तान आकर किसी को बता देंगे और जितनी ज़रूरत नहीं होगी वो नहीं बताएंगे। ये तो है एक्चुअल और फैक्चुअल जो इस वक्त तक की सूरत हाल है। इस वक्त आगे बढ़ते हैं, पहले ज़रा उसका पाकिस्तान की सियासत में भी कुछ हो रहे हैं, सारी चीज़ें रुकी हुई हैं और इस मुलाकात के इंतज़ार में आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफ़र केस की समाअत थी और इमरान खान साहब के वकील को दलाइल देने से रोक दिया गया और कहा गया कि पहले एडवोकेट जनरल पंजाब दलाइल देंगे और उसके बाद फिर आपकी बारी आएगी। एडवोकेट जनरल पंजाब के दलाइल पर उन्होंने कहा अदालत ने कि शायद आपको जवाब भी देना पड़े, इसलिए इमरान खान के वकील एडवोकेट जनरल पंजाब के दलाइल सुने और उसके बाद फिर हम अगली बात करेंगे। 1955 में पाकिस्तान गवर्नर जनरल ऑर्डर से मगरबी पाकिस्तान को 1 यूनिट बनाया गया, ये एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा जो कि मरियम सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तमाम हाई कोर्ट्स के सतह की अदालतों को यकजा करके एक कर दिया गया, ये अमजद परवेज साहब ने कहा। और अमजद परवेज साहब जो कि एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, ये वही अमजद परवेज साहब हैं जो कि नवाज शरीफ साहब का मुकदमा लड़ते हैं हर अदालत में, हर फोरम पर। हाई कोर्ट को यकजा करते हुए जजेस की गुज़श्ता सर्विस को ऑनर किया गया। जजेस की तकर्री पर एक सीनियरिटी लिस्ट तरतीब दी गई और 1970 में 1 यूनिट तहलील हुआ तो जज को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया गया। यहाँ भी जजेस की गुज़श्ता सर्विस को ट्रांसफ़र तस्लीम किया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। और 1976 में सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट को बाइफरकेट किया गया और इस तरीके से यानी 1955 की मिसालें दी जा रही हैं और मामला सिर्फ यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 ऑनरेबल जजेस को साइडलाइन कर दिया गया और पूरी हाई कोर्ट को एक साइड पर रखते हुए वहां से इंपोर्टेड जज लाए गए दूसरे सूबों से और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात किया गया और नए हदफ की भी वो कहते हैं ज़रूरत नहीं थी। तो मसला इसके पीछे सिर्फ एक ही है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो सवाल किए, उन्होंने कहा कि जुडिशल काउंसिल या आर्टिकल 6
ट्रायल की स्पेशल कोर्ट में जजेस खास मुद्दत के लिए जाते हैं। और यहाँ सवाल यह है कि आर्टिकल 200 के तहत जज का तबादला मुस्तकिल होगा या आर्जी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह सवाल किया और उन्होंने पूछा कि अटॉर्नी जनरल ने तो कह दिया है कि जजेस का तबादला मुस्तकिल किया गया है और ट्रांसफरिंग जज की मियाद क्या होगी, इस पर भी उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि मैं दलाइल दूंगा। यानी सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर ये जो जजेस आप बाहर से ला के बिठाए हैं, जो पहले से मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, उनकी सीनियरिटी भी ख़त्म कर दी गई, उनको साइडलाइन भी कर दिया गया और बाहर से इंपोर्ट करके जस्टिस सरफराज डोगर साहब को और दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके जजेस को यहाँ ला के इसका टेक ओवर किया गया है बेसिकली। तो उसके बाद हमने देख भी लिया कि इसके पीछे सियासी मकासद नज़र आते हैं और उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से जुड़े हुए तमाम मुकदमात जो हैं उनको कंट्रोल किया जाए और वो कंट्रोल हो रहे हैं। तो लेकिन एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो 1955 की मिसालें दे रहे हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पूछा कि 14 जजेस छोड़कर 15वें नंबर वाले जज को क्यों ट्रांसफर किया गया, यानी लाहौर से 15वें नंबर के जज जस्टिस सरफराज डोगर को लाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मुकाम चीफ जस्टिस क्यों बनाया गया, आखिर इसकी क्या वजह थी, सीनियर जज को क्यों नहीं लाया गया। समरी पर आम आदमी ने नहीं बल्कि जजेस ने राय दी। जज साहिबान ने ये अमजद परवेज साहब कह रहे हैं और उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जस्टिस शकील साहब ने पूछा कि ट्रांसफर के अमल में समरी में कहीं भी पब्लिक इंटरेस्ट का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, आर्टिकल 200 में पब्लिक इंटरेस्ट लिखा हुआ ही नहीं, ये अमजद परवेज साहब ने कहा। जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि आप जो मजीद वक्त, आपको कितना मजीद वक्त लगेगा, तो एडवोकेट जनरल ने इदरीस अशरफ साहब ने कहा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट चाहिए होंगे। तो अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि मुझे भी 15 मिनट लगेंगे। तो देखना है कि कल ये केस कहाँ जाता है। बुनियादी बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, 26वीं गैर आइनी तरमीम के ज़रिए उस पर कंट्रोल हासिल किया गया है और आइनी तौर पर जो जिस 1973 के आइन में जो अदलिया थी उसको मुस्मार कर दिया गया, उसमें काजी का भी कसूर है और उसमें कई अदलिया के मीर जाफर और मीर सादक मौजूद हैं। उसके बाद ये दूसरा केस था सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का और पीटीआई की मखसूस नशिस्तें जो ज़बरदस्ती दी जा रही हैं, देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि दे दी जाएंगी, हो सकता है नून लीग को और पीपल्स पार्टी को और जेयूआई को और एमकेएम को और काफ लीग को और बाप पार्टी को, ताकि 2/3 अक्सरियत दे दी जाए इस नाजायज़ इलेक्शन चोर हुकूमत को। तो वो केस है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हाजी साहब हैं, हज करके आए हैं ताज़ा और वो सुन रहे हैं, वो उस सो कॉल्ड आइनी बेंच के सरबराह हैं जो गैर आइनी तरमीम के नतीजे में मारज़ वजूद में आया है जी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप अपनी दरख्वास्त की हद तक दलाइल दें। सलमान अकरम राजा साहब थे वकील, कोमल शोजब के वकील हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत मुदल्लल अंदाज में जो इलेक्शन से पहले, इलेक्शन फरवरी 2024 से पहले और बाद में जो फिस्तायत बर्पा की गई उसको जब बयान करने की कोशिश की तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने बार बार उनको रोका और उनके साथ एक दो और ऑनरेबल जज, उन्होंने भी बार बार सलमान अकरम राजा साहब को टोकने की कोशिश की, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात मुकम्मल आपके सामने रखूंगा और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि कोई और नहीं, मैं खुद इसका विक्टिम हूं और मैंने खुद अपना पार्टी टिकट जो है वो रिटर्निंग अफसर को सबमिट करवाया, अपने कागजात दिए, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने मुझे अपने तौर पर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और यही कुछ शहरयार अफरीदी के साथ हुआ, यही कुछ अली मोहम्मद खान के साथ हुआ, यही कुछ बैरिस्टर गौहर के साथ हुआ और यही कुछ बाकी लोगों के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि हमसे तो बल्ले का निशान छीन लिया गया और हमें तो अदलिया ने और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन सिस्टम से और सियासी निज़ाम से उठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाकर बाहर फेंक दिया और हमारे साथ तो वो सलूक किया गया जो कि दुश्मनों के साथ भी सलूक ऐसा नहीं किया जाता। और इसलिए उन्होंने कहा कि हमने बार बार दरवाज़ा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का, एक बार नहीं 2 बार खटखटाया, लेकिन दोनों दफ़ा हमारे दरवाजे बंद कर दिए गए और बल्कि रजिस्ट्रार को ही इतना एम्पावर कर दिया गया कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को एंटरटेन करना भी गवारा ना किया। इस पर ऑनरेबल जजेस जो हैं उन्होंने ये कहा
کہ جی آپ آئے کیوں نہیں, ہمارے پاس کیوں نہیں آئے. اگر رجسٹرار نے کر دیا تھا تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے پھر اس وقت کی ذرا تصویر کشی کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو سپریم کورٹ کیا, ہمارے لیے تو الیکشن کمیشن نے بھی دروازے بند کر دیے, ہمارے لیے تو ریٹرننگ افسروں نے بھی دروازے بند کر لیے, اور جس گھر میں ہم جلسہ کرتے تھے, کارنر میٹنگ کرتے تھے, وہ گھر اور وہ کاروباری مرکز ہی تباہ کر دیا جاتا تھا, توڑ دیا جاتا تھا, مسمار کر دیا جاتا تھا. یہ سب کچھ ہوا. اور انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر کے یہ سارا کچھ کیا گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ 8 فروری انتخابات میں آئین سے انحراف ہوا, اور جسٹس امین الدین خان نے کہا جی ہمارے سامنے ایک فیصلہ ہے جس پر نظر ثانی کا معاملہ ہے, تو آپ اسی پر رہیں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آپ مجھے موقع دیں تو پھر میں اپنی گزارشات کروں گا, اور اس طرح سے نہیں ہے, کسی چیز کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا. اور جج صاحب جی بضد تھے کہ نہیں آپ پہلے تسلیم کریں کہ آپ نے غلطیاں کی ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کیا غلطیاں کرتے, ہمارے لیے تو ایک رجسٹرار ہی کافی تھا. وہ رجسٹرار جو کہ قاضی صاحب کی جو ہے قاضی صاحب کے گن پوائنٹ پہ کام کر رہا تھا, تو اس لیے اصل تو مسئلہ قاضی صاحب کا تھا, کیونکہ قاضی صاحب اور میاں صاحب اور راجہ صاحب یہ آپس میں ایکا کیا ہوا تھا, اور ان کے پیچھے تھے فسطائی حکمران. تو انہوں نے کہا کہ جی آئین سے انحراف 22 دسمبر 2023 سے شروع ہوا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن پر فیصلہ دے دیا. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بطور پارٹی ہی ختم کر دیا. اس فیصلے کے بعد کچھ لوگوں نے بطور آزاد امیدوار کاغذ جمع کروائے, اور جو کہ ہمارے مسترد کر دیے گئے. باقاعدہ طور پہ ہمارے امیدواروں کو پھینٹے بھی لگائے گئے, مارا گیا, پیٹا گیا. انہوں نے کہا کہ 13 جنوری کو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا, اور پھر جن پر پی ٹی آئی امیدواروں نے ٹکٹ جمع کرائے وہ بھی واپس کر دیے گئے, اور میں نے بھی ٹکٹ جمع کرایا, ریٹرننگ افسر نے وہ بھی واپس کر دیا, اور یہ ہماری حالت زار تھی. تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ باپ پارٹی نے الیکشن تو باقی ملک سے لڑا تھا, اور آزاد امیدواروں کے شامل ہونے پر ہی باپ پارٹی کو مخصوص نشستیں ملیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ آزاد امیدوار جیتے, باپ پارٹی میں شامل ہوئے اور ان کو سیٹیں مل گئیں. ہم بھی آزاد جیتے, ہم پارٹی میں شامل ہو گئے, ہمیں سیٹیں ملنی چاہیے, اور یہ سب کچھ ہونا چاہیے. تو جسٹس امین نے کہا باپ پارٹی کو نشستیں مل گئی تھیں, تو آپ کہتے ہیں سنی اتحاد کو بھی ملے. تو انہوں نے کہا جی بالکل, انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں فیصلے کا دفاع کر رہا ہوں جو سینئر موسٹ ججز نے دیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ حیرت انگیز طور پر یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو 11 ممبرز کے سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کو, فل کورٹ کے فیصلے کو انڈو کرے گا ریویو میں جا کے. اگر کسی کا دماغ خراب ہوا تو وہ یہ کام کرے گا, ادروائز کوئی ذی شعور انسان جو ہے, ذی شعور عدلیہ یہ کام نہیں کر سکتی. ہم نے دوبارہ درخواست دائر کی. سلمان اکرم صاحب نے کہا ہماری دوسری دفعہ بھی رجسٹرار سپریم کورٹ نے مسترد کر دی, اور پی ٹی آئی کی درخواست ججز نے مسترد نہیں کی. جسٹس جمال خان مندوخیل اس پہ کافی اصرار کرتے رہے, لیکن حقیقت یہ ہے جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب سے ہم یہی کہیں گے کہ جانتے تو وہ بھی سب کچھ ہیں, پتا پتا بوٹا بوٹا حال تمہارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. تو وہ جب اس وقت جو ہو رہا تھا وہ تو پوری دنیا نے دیکھا, اور اس وقت بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو باہر رکھنا ہے, بلکہ یہاں تک بات کی گئی تھی کہ اس کو قلعدم قرار دے دیا جائے اور اس کا وجود ہی ختم کر دیا جائے. یہ تو اللہ بھلا کرے پاکستان کے عوام کا, جنہوں نے 8 فروری 2024 کو تمام سازشوں کو بے نقاب کیا اور ووٹ دیے. تو یہ سماعت جناب اب کل تک جاری رہے گی. اور واپس آتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقات. تو جناب یہ ملاقات جو ہے, دعا کیجئے کہ اس ملاقات کے بارے میں پاکستان کے لیے یہ ملاقات شاید مجھے نہیں لگتا کہ اچھی ہوگی, کیونکہ بند کمروں کے ماضی میں جتنے فیصلے کیے گئے وہ سارے کے سارے وہ اسی طرح سے تھے. کیونکہ جنرل یحییٰ خان وہ آئے تو 1971 کی جنگ لائے اور پاکستان 2 لخت ہو گیا. اس کے بعد جنرل ضیاء صاحب آئے تو وہ افغانستان کی جنگ لے کے آئے, اور اس کے بعد جنرل مشرف صاحب آئے تو افغانستان کی دوسری جنگ لے کے آئے. جنرل باجوہ آئے تو یوکرین کی جنگ لے کے آئے, اور جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے ایران کی جنگ کھانے کی میز پر منتظر ہے. اور ہمیں استعمال کیا گیا ماضی میں, اور آئندہ بھی استعمال کیا جائے گا. اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. فی الوقت دیجیے اجازت. اللہ حافظ.